हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है, स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। और इस बात पे चर्चा करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन टॉपिक में हम लोग ये भी समझेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक टर्म्स को पहले समझते हैं। पहला हमारा एक टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल? डेफिनेशन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट coincide with the center of negative charges is called polar molecule। इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसका कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनके सेंटर्स आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पाया जाएगा। इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, H2O मॉलिक्यूल। अगर आप इसमें देखो तो इस H2O स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम, और इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक पर्टिकुलर सेपरेशन है, उनके बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को दिखाया गया है। इसमें लिखा गया है polar molecules does not have symmetrical shape। एक की पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। उसके एग्जांपल्स देखते हैं, HCl, H2O, NH3CO2, अल्कोहल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। तो देखते हैं। अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच एक सेपरेशन दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रैंडमली ओरिएंटेड है। उनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम डायरेक्शन में है, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। और ये सारे जो डाइपोल्स हैं, इनके जो डाइपोल मोमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो रेड कलर के एरो से इसको दिखाया गया है। अगर आप इसको देखो तो रेड कलर के एरो से इनको दिखाया गया है, और जो ये रेड कलर का एरो आप देख रहे हो ये बता रहा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट P is equal to Q into 2L, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे दिखाया गया कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो रैंडम है, बट the direction of dipole moment is such that the all dipoles moment, or we can say the dipole moment of each molecule cancel out the dipole moment of other molecules, and the net dipole moment of this complete structure will be zero। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इधर आप क्या देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं अप्लाई किया गया है तो इस तरह का कुछ शेप है, और उस केस में हमने क्या दिखाया कि जो P है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, वो क्या दिखाया गया, P is equal to 0। P को 0 दिखाया गया है, और जब P हमारा 0 है तो P 0 है, तो हम क्या बात करेंगे आगे कि P के 0 होने से यानी कि उस स्ट्रक्चर का या उस एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक बॉडी का जो नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। तब हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द परमानेंट डाइपोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन एंड हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0।
तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्लेनेशन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले जो ओरिएंटेशन था वो रैंडम था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो सारे जो डाइपोल्स हैं, जो उनके जो डाइपोल जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही E की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वहां पे, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली आ रहा है, सारी डाइपोल्स एक सेम डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर दे रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट की अवेलेबिलिटी है। अगर हम इसको रीड करें क्या लिखा गया, when electric field is applied the dipole orient themselves in a regular fashion and hence dipole moment is induced. Complete alignment is not possible due to the thermal agitation. हम आगे की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा टाइप है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किन्हें बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincides with the center of negative charges. A molecule in which the center of positive charges coincide with the center of negative charges is called a non-polar molecule. यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके सेंटर्स कंसाइड करेंगे। और स्टूडेंट्स जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कंसाइड कर जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर में दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, L विल बी जीरो, और वहां पे डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा गया है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल शेप, उसका एग्जांपल है N2CH4 O2 C6H6 एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे के उनके सेंटर कॉन्साइड कर जा रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारा जीरो है। क्या लिखा गया? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड the effective positive and negative centers coincide and hence dipole is not formed। यानी कि यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता बिकॉज जो L की वैल्यू है, जो डाइपोल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ पे जीरो हो। बट व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड? तो स्टूडेंट्स अगर हम इधर इसको ऑब्जर्व करें तो क्या देखेंगे, जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, या उसका जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होगा वो स्ट्रेच होगा, देयर विल बी अ मॉलिक्यूलर स्ट्रेचिंग। और हम देख सकते हैं इस डायग्राम से पहले वो एक सिमेट्रिकल था, एक स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, बट जैसे एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल में एक ओवल शेप हो गया, वो एक कह सकते हैं कि स्ट्रेचिंग दिखाई दिया। ये इसलिए हुआ बिकॉज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उसकी वजह से मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेचिंग आएगा और उसकी वजह से उधर एक L की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और इस बार हमारे उस मॉलिक्यूल या उस पार्ट के पास या उस स्मॉल पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के पास एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, when electric field is applied the positive charges are pushed in the direction of electric field and the electrons are pulled in the direction opposite to the electric field. Due to the separation of effective center of the positive and negative charges, dipole is formed. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हम अपने चर्चा में आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं।
डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स। तो डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। जनरली अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम या एक इंसुलेटर हमेशा डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। और आगे देखो क्या लिखा गया है, precisely the non-conductive materials in which induced charges are produced on their faces on the application of electric fields are called dielectrics। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एयर है, H2 है, ग्लास, आपका माइका, पैराफिन, वैक्स और ट्रांसफॉर्मर ऑयल, इवन आपका वाटर, ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेंगे। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। हम जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं अभी जस्ट पहले कि पोलर और नॉन पोलर का बिहेवियर कैसा होता है। तो ये भी लगभग सिमिलर ही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, when a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, the dipoles are induced due to the separation of effective and positive negative centers। हम लोगों ने क्या बोला था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करोगे तो जो हमारे नॉन पोलर होंगे उनके सेंटर कंसाइड करेंगे और वहां पे एक नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। बट क्या होगा अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है आप इस स्ट्रक्चर को देखो कैसे चेंज हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लग रहा है और उनका एक सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है। उस सेपरेशन से जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेचिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि आप देखो तो इंटीरियर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि इंटीरियर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं आप देख सकते हो, इंटीरियर के जो सरफेस के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। बट जो सरफेस पे चार्ज है आप देख सकते हो, जो सरफेस का पॉजिटिव है और एक सरफेस का नेगेटिव है वो एक इंटरनल फील्ड जनरेट करेंगे। एक फील्ड तो आपने एक्सटर्नल डेवलप किया था और एक फील्ड इंटरनली डेवलप होगा जो ये सरफेस के चार्जेस आए, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रेचिंग की वजह से जो सरफेस पे चार्जेस आए, क्योंकि अंदर का चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया बट जो सरफेस पे चार्ज आए उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, दैट इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट वो एक्सटर्नल फील्ड का अपोज कर देगा। हम जरा आगे समझते हैं इसको। आप देख सकते हो आप इसको देख सकते क्या लिखा गया कि E इज द अप्लाइड फील्ड एंड EP इज द इंड्यूस्ड फील्ड, और जो नेट फील्ड होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या लिखा गया है, E नॉट माइनस EP, और जो नेट फील्ड होगा वो रिड्यूस होगा। आगे देखते हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हो और यहाँ से आप एक नया डेफिनेशन भी देख सकते हो, E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP। E नॉट इज द, ऊपर क्या लिखा गया है, अप्लाइड फील्ड एंड EP इज द इंड्यूस्ड फील्ड। जो अंदर फील्ड इंड्यूस हो रहा है इज EP एंड E नॉट इज द अप्लाइड फील्ड। दोनों एक दूसरे के अपोजिंग है। तो पहले एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को लिखा गया है और फिर डिनोमिनेटर में जो नेट फील्ड है उसकी वैल्यू को लिखा गया है, एंड दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। In this topic, we will discuss that how we can store electric charge and with the help of storing that charge, how we can store energy. And students, we are going to start a new topic, electrical capacitance. Students, as we already know that there are so many types of materials, there are so many types of substances for which there is a requirement of container to store them. Similarly, to store a charge or to store an amount of charge,
we require a device that is known as electric capacitor, and the storing capacity will be defined as the electric capacitance capacity. Then let us start. Electrical capacitance. The measure of the ability of a conductor to store charges is known as capacitance or capacity. Here we are going to use a piece of conductor to store the charges. A piece of conductor is a good container for a charge, or you can say a piece of conductor can be used as a container for the charge, to hold the charge, because the free charge cannot reside in the atmosphere. Free charge cannot exist in the atmosphere. Here we will discuss that as we start to store the charge over any conductor or at any place, with increase in the amount of charge, electric potential increases. We have already discussed that as we will increase the amount of charge Q, then electric potential will increase. Hence, we are writing here Q is proportional to V. Q is proportional to V. And here we are using a constant to remove the proportionality sign, C. C is equal to Q by V. Here C is a constant, and this constant denotes that as Q increases, in the same amount V increases, and this maintains a ratio C. C is a constant which is equal to the ratio of Q and V. We can define here the C. If V is equal to 1 volt, and then C will be equal to the Q. Then what will be the definition? Capacitance of a conductor is defined as C is equal to Q. Means capacitance of a conductor is defined as the charge required to raise its potential through 1 unit. Means if we increase the potential of a conductor by 1 volt, then the such amount of charge required will be equal to the capacitance of that conductor. The SI unit of capacitance is farad, in the name of great scientist. The symbol of capacitance is this. This is the symbol of capacitance. We can define another definition. Capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge rises the potential of conductor by 1 volt. Here we are putting, or here we are substituting, Q is equal to 1 coulomb and V is equal to 1 volt. If we will place Q is equal to 1 coulomb and V is equal to 1 volt, then C will be 1 farad. And this definition explains that capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge rises the potential of conductor by 1 volt. Next, since 1 coulomb is a very big amount of charge, then the capacitance will be usually in the range of millifarad, microfarad, nanofarad or picofarad. Students, practically we can see whenever you will observe or whenever you will consider a capacitor, then you will find that the capacitance of that conductor will be defined in the following units: millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad, because farad is a very big unit, very large unit.
Now we are going to discuss next part, capacitance of an isolated spherical conductor. Students, as we have already discussed that capacitor is nothing, it is a piece of conductor at which we can store some amount of charge or a given amount of charge. Then we are going to consider a definite shape conductor which is in the shape of sphere, which is the shape of sphere. Consider a sphere of radius r carrying a charge q. Then potential of this conductor will be this. As we have already discussed that for a spherical conductor, the complete charge can be considered at its center, and the answer of potential for a spherical conductor will be same as the potential produced by a point charge. Then the potential for this spherical conductor will be this 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. Next we can see, since we have defined that capacitance C is equal to Q by V, then we are writing here C is equal to 4 pi epsilon naught into R by substituting the value of V at the place of this V, and the final result is this C is equal to 4 pi epsilon naught into R. This result defines, or this result explains that the capacitance is a property which is independent of charge, only it depends on the geometrical shape of that conductor, and here we can observe that C is directly proportional to the R. Point number 1. Point number 2, the above equation is true for conducting spheres, hollow or solid. The above equation can be used for the both type of spheres, either that is hollow or solid. If the sphere is in the medium, then C is equal to 4 pi epsilon naught into epsilon r into r. For medium, we will use the formula of relative permittivity. Here we can see that the capacitance of a conductor of size of earth is 711 microfarad, which is a very small quantity.